Very good morning. Welcome back to Chapter 17, Lecture 2. In Chapter 17, Lecture 1, हमने दो एक्ट्स ऑलरेडी देख लिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर लेबर लॉस. लेबर वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट लिया. लेबर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा था, तो लेबर को एक अच्छा हेल्थ मिले, सेफ्टी मिले जब वो काम कर रहा है, उसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट हमने पास किया था. क्लेanलीनेस, सिटिंग एरिया, ड्रिंकिंग वाटर एरिया, रेस्ट रूम, कैंटीन्स, करेक्ट. एंड लेबर को वेजेस बहुत ही नॉमिनल ना मिले, एक डिसेंट मिले, उसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट आया. तो आज हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये था कि बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयज, जो कुछ सर्टन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज है, उनके पूरे पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करना और उनको कंट्रोल करना. सर मतलब क्या क्या हो क्या रहा है इस एक्ट में? सिंपल है. इस एक्ट ने ये देखा कि ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेजेस देने को रेडी है, बट बोलता है मैं कल देता हूँ, बताता हूँ, 5 दिन रुको, अगले महीना मिलेगा, 5-6 महीने का एक साथ मिलेगा. ठीक है ना बात? फिर उसको पैसे की जगह पर और कुछ गुड्स पकड़ा दिए, उसके ही फैक्ट्री की गुड्स पकड़े, ये लेके जाओ, बेच कर आओ. अरे ऐसा तो फिर काम नहीं होगा ना. मिनिमम वेजेस देने को तैयार है, बट कब देगा बताता हूँ, जब इच्छा है तब. अरे जब लेबर को आज पैसे की जरूरत है, आज उसका हक है पैसा मिलना, उसको 3 महीने बाद मिलेगा, वो साल भर बाद मिलेगा, कैसे घर चलेगा उसका? तो यहाँ पर ये सारे वर्कर्स लेबर्स को टाइम पर पैसा मिले, वेजेस मिले, यहाँ पर हम लड़ रहे हैं. दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. तो अगर आप देखते हो, सबसे पहले ये जो एक्ट है ये बोल रहा है कि टाइम लिमिट, डेडलाइन रखो. नहीं तो ऐसा होता है कल देता हूँ, परसों देता हूँ, नहीं. डेडलाइन रखो. जो भी है वेजेस, अगर आपकी कंपनी में 1,000 से कम एम्प्लॉयज है, तो उनको 7 तारीख, अगले महीने के 7 तारीख तक दे देना है. और अगर आपकी कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग हैं, तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में, या आपके प्रेमाइसिस एंटरप्राइज में थोड़ा पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम और, तो 10 तारीख, 10th of next month आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा. डेडलाइन दे दिया. अब ये डेडलाइन मिस कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ. करेक्ट. तो अगर आपके कंपनी में 1,000 से कम लोग हैं, तो 7th तक आपको पे करना है. और अगर आपके कंपनी में 1,000 से ज्यादा लोग हैं, हम समझ सकते हैं एक बड़ा अमाउंट आपको देना है, उस केस में 10th of every month आपको पेमेंट देना पड़ेगा. देखो यहाँ पे रीड करता है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन नंबर 5. Less than 1,000 employees before the expiry of 7th of the following month. More than 1,000 employees before the expiry of 10th of the following month. ये आपका हो गया डेडलाइन. ठीक है ना बात? आपको लिखने को मैं टाइम दूंगा. उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट. अब क्या मोड में पेमेंट देना है? सिंपल बात है. आप कल उठकर, कोई वर्कर है, उसको 4,000 रुपए देने या 10,000 रुपए देने, जो भी होगा, 10,000 देने हैं, तो आपने उठाकर अपने फैक्ट्री की गुड्स ही दे दिए, बोले जा ये रख, बोले इसका क्या करूं, बोले वो तेरा मैटर, तू बेच, पैसा ला और तेरा घर चला. ऐसा नहीं. द मोड ऑफ पेमेंट शुड बी इन करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट्स, विच इज लीगल टेंडर बैक बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो बोलेगा, चेक, और डायरेक्ट क्रेडिट टू द वर्कर्स अकाउंट. करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक और डायरेक्ट क्रेडिट टू द वर्कर्स अकाउंट, इस फॉर्म में ही आपका मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए. सोचो यार, सपोज कल उठकर मैं अपने वर्कर को अपने घर का फर्नीचर दे देता हूँ, वो भी जा तेरी सैलरी है, अरे बोले मैं क्या करूँ फर्नीचर का? एक तो फर्नीचर आधे दाम में बेच कर आएगा, फिर बेचने का एफर्ट जाएगा, फिर उसको जब पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा. गलत है. आई शुड गिव हिम कैश. दैट इज माई प्रॉब्लम. तो द मोड ऑफ पेमेंट शुड बी करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक एंड बेसिकली क्रेडिट टू द वर्कर्स और एम्प्लॉयज अकाउंट. अब अननेसेसरी वेजेस आप देने को रेडी हो गए, बट उसमें डिडक्शंस, ये माइनस, वो माइनस, ये माइनस कर रहे हो अननेसेसरी. बस तूने ये गड़बड़ की, इसमें 200 रुपये माइनस, 10,000 माइनस. दैट इज रॉन्ग. तो आप कौन सी चीजें जब वेजेस दे रहे हो उस टाइम पर डिडक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो. नहीं तो क्या हो रहा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के वेजेस में अननेसेसरी उसके चीजें काट रहे थे, उसको नुकसान दे रहे थे, और उसके हाथ में एक नॉमिनल अमाउंट पकड़ा कर घर भेज रहे थे. नहीं, लॉफुली हम क्या कट कर सकते हैं हम बता रहे हैं, इसके अलावा आप नहीं कट कर सकते. लाइक एग्जाम्पल है कि पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन. पीएफ आपने टैक्स में सुना है, आज हम सुन भी सकते हैं, शायद इस चैप्टर में पीएफ भी है.
पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सो ये क्या होता है आगे जाके पढ़ोगे। सिमिलरली इनकम टैक्स, उसका टैक्स ड्यू है, टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा करना है। टीडीएस जो आपने सुना होगा इनकम टैक्स में, सेम अगर आपने उसने कुछ गलत काम किया है उसको फाइन, जो पॉलिसीज फैक्ट्री की पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज से उसने कुछ गड़बड़ की है, उससे फाइन उससे कलेक्ट करना है, तो फाइन माइनस कर दिया। आपने शायद पिछले महीने में ओवर पेमेंट कर दिया था, गलती से पेमेंट ज्यादा चला गया, वो अभी माइनस करना है। या आपने उसको लोन दिया था, लोन अमाउंट माइनस करके देना है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हो विच इज अलाउड, बट इसके अलावा यू आर नॉट अलाउड। तो व्हाट इज अलाउड, देखो फाइन हो सकता है, फाइन फाइन के ऊपर अगले स्लाइड पर एक आएगा कि फाइन डिडक्ट करने से पहले एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। हो सकता है कि उससे कुछ गलती हुई है विच इज इनोसेंट, आप गलती हुई है, मिस्टेक है, तो आप फाइन ले सकते हो, बट इनोसेंट मिस्टेक है भाई, मशीनरी में उसने गलती से रॉ मटेरियल मतलब ज्यादा डाल दिया था, कुछ कारण है, तो फाइन जो है वो डिडक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। दूसरा, ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, शायद पिछले महीने में सैलरी जल्दी या ज्यादा चली गई, लोन्स, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआईसी, रिकवरी ऑफ लॉस, एम्प्लॉय के वजह से कुछ नुकसान हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, वो आप माइनस कर रहे हो। डिडक्शन एज पर कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से इसकी सैलरी में से कट करके, ऐसा होता है जैसा अभी मेरा एक एम्प्लॉय था, उसका किसी मिस्टर रामलाल का पैसा बाकी था, रामलाल ने मेरे एम्प्लॉय पे केस कर दिया, तो अब क्या हो गया, वो उसके कुछ पैसा भी, एम्प्लॉय तो 10-20-15 हज़ार कमा लेता है, तो कोर्ट ने बोला मयूर अग्रवाल आप एक काम करो, हर महीना इसके सैलरी से 5,000 कट करके रामलाल को आप दे दो, उसकी सैलरी में 5,000 कम देना। ओके, तो डिडक्शन ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर एंड डिडक्शन ऑफ एमिनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय, उसको कुछ सर्विसेज दी, एक्स्ट्रा सर्विसेज दी है, फैसिलिटीज दी है, तो एम्प्लॉयर ने दिया ओवर, जो उसके परक्विसिट्स में नहीं है सर। परक्विसिट्स वर्ड आपने टैक्स में सुना होगा, नहीं परक्विसिट्स, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा दिया था तो वो हमने माइनस करना है। तो ये सब चीजें आप डिडक्ट कर सकते हो एज पर सेक्शन 7। पहला है फाइन, ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, then loan, income tax, PF, ESIC, then recovery of loss, deduction as per court and deduction of amenities and services। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप बाद वीडियो पॉज कर करके आप जब जब एक एक स्लाइड आ रहा है तो आप नोट डाउन करोगे, अदरवाइज आई कंटिन्यू, आपको आपके नोट्स बनाने ऐसा प्रॉपरली, ऐसा वेजेस पेड ये सब, ठीक है ना बात, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, बट इफ एनीथिंग यू वांट यू कैन कमेंट इन द यूट्यूब कमेंट सेशन, ठीक है ना बात। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइन डिडक्ट करने से पहले मैंने आपको बोला अभी सेक्शन 8 के तहत, नॉट टू इम्पोज unless the employer is given employee is given the opportunity to show cause and to record in the register। एक अलग से फाइन का रजिस्ट्रेशन, क्या गलती की, क्या हुआ था, क्या नुकसान, तो वो सब लिखना है और अपॉर्चुनिटी देना ही है, क्लियर कट बात है। और यहाँ पर समझना, डिडक्शन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एब्सेंस, फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस मतलब जानबूझ के मास बंकिंग, 10-15-20 एम्प्लॉय जानबूझ के नुकसान करने के लिए बगैर पूछे नहीं आए छुट्टी पे, या आई नहीं, कुछ रीजन नहीं है, बोले क्यों नहीं है, बस नहीं है, ऐसा। अरे बहुत अलग एटीट्यूड होता है वर्क से। भाई मैं पूछता हूँ, एम्प्लॉय को पूछता हूँ या शॉप के वर्कर को पूछता हूँ, भैया कल क्या हुआ था, आप क्यों नहीं आए, बोले भैया उठा नहीं था मैं, बोले फिर क्यों नहीं आए, थोड़ा लेट आए थे, नहीं कपड़े धोने थे, फिर क्यों नहीं आए, बोले खाना पकाना। अरे ये क्या नॉनसेंस, समझो मेरी बात, अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, बगैर पूछे एब्सेंस है, तो आप उस केस में उसका डिडक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी सैलरी कट कर, कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई प्री इंटीमेशन नहीं, अपने मन के मालिक है, उठ दिए चल दिए, ऐसा नहीं चलेगा। सिमिलरली ऐसा तो फिर इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा ना, एक वर्कर को हमने छोड़ दिया तो दूसरे 10 वर्कर करने लग जाएंगे, ऐसी पूरी फैक्ट्री में काम, तो यार गलत होगा ये तो। उस केस में यू आर अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम योर वेजेस। ये सब डिडक्शंस का चल रहा है। तो पहला फाइन अगर डिडक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, और फाइन का एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और अनऑथराइज एब्सेंस है तो आप उसको बेसिकली डिडक्ट कर सकते हो, और 10 या 10 से ज्यादा लोग मास बंकिंग करके तो आप डिडक्शन अप टू 8 डेज, अगर वो 7-8-10 दिन 12 दिन है तो 8 दिन तक की सैलरी आप उनकी कट कर सकते हो, 8 डेज, ठीक है ना बात। और अगर उन्होंने उनकी गलती के वजह से कोई नुकसान हुआ है, आप डिडक्ट कर सकते हो, जो भी हो आपको एम्प्लॉय पर नोटिस सर्व करना पड़ेगा।
फाइन डिडक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड कीप अ रजिस्टर। अनऑथराइज्ड एब्सेंस हुए वो लोग बगैर परमिशन डिडक्ट कर सकते हो फॉर द होल डे और पार्ट ऑफ द डे। 10 से ज्यादा लोग मास बंकिंग करके गए, 8 दिन तक का आप उनका सैलरी कट कर सकते हो। या उनका ध्यान नहीं था, मशीन चल रही है, रॉ मटेरियल जल रहा है, ठीक है जलने दो, कैजुअल एटीट्यूड, तो आज उनके नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ है, डिडक्ट कर सकते हो। जो भी करना है आपको उनके ऊपर नोटिस सर्व करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा एक्ट था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। रिपीट कर रहा मैं, less than 1000 employees pay up to 7th of the following month, more than 1000 employees pay up to 10th of the following month. Mode of payment should be currency coins, currency notes, check or direct credit to the bank account of the employer. Similarly, what all you can deduct fine, overpayment of wages, loans, income tax payable, pf, esic, then similarly अगर आप देख तो recovery of loss etc, जो भी हो आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। तो ये हो गया आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। नाउ वी आर कमिंग टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। प्रोविडेंट फंड, ये वर्ड आपने टैक्स में बहुत गहराई में देखा होगा, सैलरी चैप्टर के अंदर डिडक्शन 80C वगैरह, सैलरी के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सी, ये जो एक्ट है ये चाहता है कि जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं और अब उनका एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर अब वो फिजिकली दे कैन नॉट वर्क, दे हैव टेकन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में आज उनके पास कोई इनकम या पैसा हाथ में लमसम होना चाहिए, वो अपनी जिंदगी गुजार सके, रिस्पेक्टफुली गुजार सके एट द रेट एज ऑफ रिटायरमेंट। आप देखो मोदी, ये सॉरी धोनी बोलता, धोनी का ऐड आता म्यूचुअल फंड, बोले मैंने मेरे रिटायरमेंट की तैयारी कर रखी है, ठीक है ना। वो क्रिकेटर उसके फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड, तो फ्रेंड बोलते हैं यार क्रिकेटर को पैसा दे दो, कुछ भी बोल लेंगे। बोला नहीं, ये मैंने मेरी खुद की तैयारी कर रखी है, रिटायरमेंट का मैंने प्रिपरेशन कर रखा है। यू हैव टू सी, ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर आप 1 to 24 तक आप नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज तो चलता रहता है बट ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज आप लेते हो। फिर 24 से 60 तक आप आपकी कंट्री को सर्व करते हो, जैसे हम पढ़ा के कर रहे हैं, आर्मी मैन फाइट करके कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों की लाइफ सेव करके, कंसल्टेंट प्रोडक्टिव वर्क करके। एंड देन आफ्टर 60 आप ऐसे सिचुएशन में आते हो कि आप मतलब यू कैन नॉट टेक दैट मच ऑफ नॉलेज एंड दैट मच ऑफ, यू कैन नॉट सर्व, यू रिक्वायर दैट सर्वमेंट, आपको खुद को पैसा चाहिए। वो टाइम पर अगर आपके पास आपकी पूरी जिंदगी अच्छी चली गई बट आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो कैसा चलेगा, कैसा चलेगा। आप मतलब यू विल बी डिसरिस्पेक्टफुल, आप लोगों आपको संभालेंगे नहीं, आपको जो चाहिए वो चीजें, रिटायरमेंट आपका लाइफ निकलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी सेविंग्स का कंसेप्ट लाया। कंपलसरी सेविंग्स, कंपलसरी, ऑप्शन ही नहीं, आपके सैलरी से कंपलसरी एक अमाउंट कट होकर सेव होगा आपके रिटायरमेंट के लिए। और इट इज गुड। रीजन ये है कि आज आपको जो भी सैलरी कैश में मिल जाएगी आप पूरा स्पेंड कर दोगे। और ऐसा होता है ना, आप खुद देखो, आपके पास अगर कुछ भी कैश है या मम्मी पापा से कुछ पॉकेट मनी मिला या जो भी मिला, तो आपके 10,000 भी दो तो भी कम पड़ेगा, 5,000 दो तो भी कम पड़ेगा। और कभी भी ना इमीडिएट 2-3 दिन में, 10 दिन में पूरा कैश खत्म। तो आपके हाथ में कितनी भी इनकम दे दो वो कम ही पड़ने वाला है। यू विल नेवर थिंक फॉर योर फ्यूचर, जनरली एवरीवन। इसीलिए गवर्नमेंट एक्ट के तहत बोलता है कंपलसरी सेविंग, उनके सैलरी से एक अमाउंट कट करके एक इन्वेस्टमेंट कर लो, डायरेक्टली उनके रिटायरमेंट पे मिलेगा या व्हाटएवर में भी। तो उसके लिए आया प्रूडेंट फंड, पीएफ। और ये वर्ड टैक्स में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है, और सिमिलरली शायद आपके पेरेंट्स ने भी ये वर्ड कभी ना कभी बोला रहेगा, सैलरी से कट होता है पीएफ, पीपीएफ, पब्लिक प्रूडेंट फंड, पीएफ। तो मैं पीएफ पे ध्यान, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रूडेंट फंड। तो देखो, एम्प्लॉय प्रूडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। सबसे पहले ये एक्ट किन लोगों को कंप्लाई करना है? फर्स्ट थिंग, ऑल द फैक्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक लिस्ट है एक्ट के अंदर शेड्यूल में, उसमें सब नाम दिए, नेचर ऑफ इंडस्ट्री दिए, उनको कंप्लाई करना है। जिन जिन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि इन लोगों को कंप्लाई करना है, और जो लोग जिनके पास 20 से कम एम्प्लॉइज है बट फिर भी वो वॉलेंटरली स्कीम में आना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम पीएफ में पैसा लगाए, तो वो लोग कंप्लाई करें। तो पहली बात,
whoever is mentioned in schedule 1 as a factory, whoever is notified by CG, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बोलता है जिन एस्टैब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा लोग हैं उनको एक अप्लाई करना। एंड थर्ड पॉइंट, लेस देन 20 है बट फिर भी वो वॉलेंटरली कंप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली वो सब ये कंप्लाई करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। और एक बात समझना, अगर मेरा क्लास है या मेरा एक एंटिटी है पुणे में, मेरा एक ब्रांच दिल्ली में, पुणे के एंटिटी में 15 लोग हैं, दिल्ली के इसमें 10 लोग हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं मैं तो 20 के अंदर हूँ, पुणे में 20 के अंदर है, दिल्ली में नहीं, ब्रांच भी रहेगा, सबको ऐड करो, 15 पुणे का, 10 दिल्ली का, 25 हो गया, मतलब 20 क्रॉस हो गया। 15 पुणे का और 10 दिल्ली का मतलब 25 हो गया। अब मुझे पीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये मुझे एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा, ये एक्ट मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो ये देखना, factories and specified in schedule 1 notified by CG and less than 20 but they voluntarily want to do, they will comply with this, and establishment will include all the department and branches in all any location। अब ये एक्ट के तहत 3 टाइप के फंड्स या 3 टाइप की स्कीम स्टार्ट हुई, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस DLI एंड पेंशन फंड। प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड, ये 3 फंड में पैसा जाता है। ये तीनों फंड का अपना एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये तीनों फंड का अपना एक रोल है। सर क्या रोल है, बेसिक प्राइमा फेसी बताओ। प्रोविडेंट फंड क्या करता है, रिटायरमेंट पे एक लमसम पूंजी आपके हाथ में दे देता है, 50 लाख 60 लाख जैसे आपका जो आपका स्केल है, ठीक है। पेंशन फंड क्या करता है, आपको रिटायरमेंट के बाद एक हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहना चाहिए, आपका खर्चा निकलता, मेडिकेशंस, फूड, ग्रोसरी निकलता रहना चाहिए, वो होता है। और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में या आपको मेडिकली कुछ चैलेंज हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको वो पैसा तब देगा कि आप उस इमरजेंसी को, कॉन्टिजेंसी को टैकल कर पाओ। 3 चीज है। प्रोविडेंट फंड एक लमसम पूंजी दे देता है रिटायरमेंट पे, पेंशन फंड इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है आफ्टर रिटायरमेंट, थोड़ा 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 थोड़ा, और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस आपको कवर देता है कि कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा और वो इमरजेंसी को टालेगा। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए, मैं तो मेरे रिटायरमेंट के लिए बहुत खुश हूँ, मतलब मैं जल्दी सोच रहा हूँ रिटायरमेंट अच्छे इसमें आ जाए, लमसम, आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 40 बट नॉट पॉसिबल। तो मैं ये बोलूंगा कि सोचो कि भाई मेरे पास एक लमसम पैसा है, पूंजी बाजू, मुझे कुछ करना है तो हाथ में पैसा है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, मुझे रिलैक्स करना है, मुझे पैसा घर लेना है, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा लमसम। उसके बाद मेरे मंथली मुझे पेंशन आता रहेगा कि मेरा खर्चा निकले, और इमरजेंसी आई तो मेरे पास इंश्योरेंस है। तो ये 3 फंड में पैसा डाइवर्ट होता है, जो भी आप पैसा लेते हो इन सैलरी फंड, सैलरी से जो डिडक्ट होता है, ठीक है ना बात। अब ये देखो, ये तीनों फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन किस पे डाला है, एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयर पे डाला है कि मंथ एंड होते ही 15 तारीख तक, अगले महीने के 15 तारीख तक, फॉलोइंग मंथ के 15 तारीख तक ये कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। भले वो एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हुआ है। सो मतलब एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एग्जाम्पल, और मैंने एक बिल्डिंग बनाना है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि 50 एम्प्लॉय तेरे लगा और बिल्डिंग बना, तो मैंने एम्प्लॉय डायरेक्टली अपॉइंट किए या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, या मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, मेरे पास 50 एम्प्लॉय का स्टाफ है, मैंने 50 एम्प्लॉय को बोला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू करो, तो मैंने एम्प्लॉय डायरेक्टली अपॉइंट किया या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। भले एम्प्लॉय थ्रू कॉन्ट्रैक्टर है या भले एम्प्लॉय डायरेक्टली है, एम्प्लॉय इज अंडर एम्प्लॉयर डायरेक्टली और एम्प्लॉय इज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, इट डजंट मैटर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर वाले भी हो या मेरे वाले है, इनका पीएफ का पैसा मैंने जाकर डिपॉजिट करना है अगले महीने के 15 तारीख। रिपीट कर रहा मैं, समझना। मयूर अग्रवाल की कंपनी मैको लिमिटेड, मैको लिमिटेड कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, तो मैको लिमिटेड के पास ऑलरेडी 100 एम्प्लॉइज है,
तो ये 100 एम्प्लॉयज जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब मेरे लिए वो अपनी खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जनवरी मंथ में जितनी सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज, कितना वो अगले स्लाइड में आएगा, कुछ परसेंटेज मैंने जाके तीनों फंड में पैसा जमा कर दे। मैको लिमिटेड है, और मैको लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्टर रामलाल की मदद ली और बोला रामलाल तेरे पास 100 तेरे थ्रू 100 एम्प्लॉयज ला, 100 लेबर ला और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर। रामलाल को बोला तुझे मैं सैलरी दूंगा, लोगों की सैलरी तू बांटेगा और तुझे इंसेंटिव भी दूंगा। तो मैको लिमिटेड ने रामलाल के थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू कंस्ट्रक्शन किया। भले वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया है, बट वो एम्प्लॉय एंड ऑफ द डे किसके लिए काम कर रहे हैं? मेरे लिए। तो उनका, उनकी सिक्योरिटी, उनके रिटायरमेंट के पैसा आज उनके लिए, मुझे, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सैलरी से कट करना, मैंने भी कुछ पैसा डालना और ये तीनों फंड में पैसा लगा देना। So basically, the contribution to all the three funds is by employer, whether the employee is appointed through contractor or whether the employee is appointed directly by employer. And employer need to submit these by 15th of next month. एक काम करो, पहले आप हेडिंग लिखो, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। पहले वाला एक्ट भी हम लिखेंगे, डोंट वरी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। एप्लीकेबिलिटी, किन लोगों को ये अप्लाई होता है? ये एक्ट अप्लाई होता है, जैसे कंपनीज एक्ट इज अप्लाइड टू कंपनी और कंपनी अंडर प्रीवियस लॉ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। तो किन लोग को अप्लाई, तो ये एक्ट किसको अप्लाई होता है? लिखो, लिखो, 2 मिनट बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगा। आई होप आपने लिखा है। अगला स्लाइड, पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। लिखो, पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये सब नोट डाउन करना है आपको, 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है।
इज इट डन? ठीक है। Employee is appointed whether by employer or by contractor. It is the responsibility of principal employer to deposit the money in all the three funds. ठीक है. What is the rate? What is the rate they need to contribute? Employer भी थोड़ा योगदान करेगा, employee भी थोड़ा योगदान करेगा. एम्प्लॉयर का भी अरे यार देखो, अल्टीमेटली आज एम्प्लॉय जो है, आज जो वर्कर है, आज वो अपनी पूरी जिंदगी दे देता है उस कंपनी की ग्रोथ के लिए. देखो, ह्यूमन एसेट माना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज उसकी भलाई तो सोचनी चाहिए ना एम्प्लॉयर ने थोड़ा तो एम्प्लॉयर भी क्या करेगा, अपने जेब से कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय को भी बोलेगा तू अपने जेब से कंट्रीब्यूट कर. तो एम्प्लॉय के जेब से कंट्रीब्यूट मतलब उसके सैलरी से ही थोड़ा अमाउंट कट करके वो फंड में डालेगा और थोड़ा अमाउंट अपने जेब से भी डालेगा. तो एम्प्लॉयर को बोला गया है 12% तुम डालो, 12% एम्प्लॉय डालेगा. 12% तुम डालो, 12% एम्प्लॉय डालेगा और 24% हम ये तीनों फंड में अलग अलग रेशो में डाल देंगे. तो कौन से तीन फंड? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड. 12% एम्प्लॉयर डालेगा, 12% एम्प्लॉय डालेगा, तो उसकी जिंदगी बनेगी रिटायरमेंट पर. करेक्ट है. ऐसा 24% आ गया. 24% में से गवर्नमेंट वो तीन फंड में बाइफरगेट कर देगा. थोड़ा पैसा डिपॉजिट लिंक में, थोड़ा पैसा पेंशन फंड में, थोड़ा पैसा प्रोविडेंट फंड में. ज्यादातर बच्चों को लगता है कि इसे पीएफ लिया जाता है. नहीं, ये पीएफ के रूप पे लिया जाता है. पीएफ बोलते हैं हम इसको, बट उसको तीन फंड में डाइवर्ट कर लेते हैं. ठीक है ना बात? कौन करता है? गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ पीएफ वगैरह सब काम करता है. सिंपल बात है. फिर कुछ केसेस में 10% रेट है, जो अगले स्लाइड में आपको पता है कि उनके लिए 10% का रेट दिया, बट अदरवाइज 12% रेट है. और एक चीज समझना कि कुछ भी हो जाए, कंट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड बेसिकली 15,000 पर मंथ. जो कैलकुलेशंस है, कैन नॉट एक्सीड 15,000 पर मंथ. इट डजंट मीन दैट कि जो 15,000 से ज्यादा कमा रहे हैं उनको इग्नोर करें, उनको भी लिया जाएगा, बट वी विल कंसिडर 15,000 पर मंथ एज द स्लैब. सपोज एग्जाम्पल है, मैं कमा रहा हूँ 40,000 पर मंथ. आई एम स्टिल कवर्ड इन पीएफ स्कीम. मेरा पीएफ का एम्प्लॉयर थोड़ा पैसा देगा, मैं थोड़ा दूंगा, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 बेस लेकर ही चलेंगे. 15,000 पर मंथ से ज्यादा अलाउड नहीं है. जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉइज बाहर से आए हैं उनका एक्सेप्शन हो सकता है, बट 15,000 पर मंथ से ज्यादा अलाउड नहीं है. देखो, रीड करो 2 मिनट. रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर 12%, एम्प्लॉय ऑल्सो 12%. ठीक है. एम्प्लॉय चाहे तो खुद होके अपने फ्यूचर के लिए 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है कि लाइक मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे मेरा पैसा रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेव करना है, मुझे सिर्फ 12% नहीं, मुझे 20%, तो आई कैन वॉलंटरली कंट्रीब्यूट. मैं 20%, 25% मैं बोल सकता हूँ मेरे सैलरी से कट करो, जमा करो, कर सकते हैं. बट 12% तो मैंडेटरी बाय लॉ आपको देना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो 1 लाख में से 12% 12,000 कट करेंगे मेरे सैलरी से, मुझे 88,000 दे देंगे. और एम्प्लॉयर 12,000 डालेगा, मैं 12,000 डाल के फंड में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, फंड में कंट्रीब्यूट कर देंगे 24,000. बट मैं खुद होकर मैं चाहता हूँ नहीं यार, रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 20% काट दो. तो 1 लाख में से 20%, 20,000 कट कर देंगे. एम्प्लॉयर 12,000 ही देगा. एम्प्लॉयर का 12% के ऊपर नहीं जाएगा. अरे भाई, वो तो अपने जेब से इंकर कर रहा है ना. एम्प्लॉय खुद अपने वेलफेयर के लिए ज्यादा देना चाह रहा है तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो ज्यादा 12% से कंट्रीब्यूट वॉलंटरली कर सकता है, बट एम्प्लॉयर को हम फोर्स नहीं कर सकते. याद देखो, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड इज 15,000 पर मंथ. मेंबर कैन नॉट बी लेफ्ट मियरली बिकॉज द इट ड्रॉज रेम्यूनरेशन लेस देन 15,000 पर मंथ. ठीक है ना बात? 15,000 रुपए तक की लिमिट है, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा. क्लियर कट बात है. और यहाँ देखो, इन सर्टन केसेस द रेट इज 10% ऑफ द वेजेस. कुछ एक्सेप्शन केसेस में 12% की जगह 10% है. और क्या क्या सैलरी में होता ना, बेसिक डीए, ये अलाउंस, वो अलाउंस, तो क्या क्या आएगा? बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, ये वेजेस माना जाएगा. बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये तीन चीज को कंसिडर करके वेजेस का डेफिनेशन दिया है. देखो, सैलरी डेफिनेशन आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है, अमोल्यूमेंट्स, ये वो, तो यहाँ पर भी डिफाइन किया कि व्हाट डू मीन बाय वेजेस और सैलरी.
12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ वेजेस। तो व्हाट इज वेजेस? बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। यहाँ के केस में, एक्ट के केस में इनकम टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है, पीएफ एक्ट अलग है, ठीक है ना बात। सैलरी शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हमने पढ़ लिया। ये चार्ट बनाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट अगेन, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। आई होप आपने लिखा है। अब 10% रेट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? 10% इज एप्लीकेबल जो जो एंटिटीज में 20 से कम एम्प्लॉयज है और वो वॉलेंटरली वो पूरा चाहते हैं कि वो पीएफ अपने फ्यूचर के लिए चाहते हैं। तो यार देखो, एम्प्लॉयर पे भी तो वर्डन है ना, तो उनको 10% बोल दिया कि 10% तुम करो, ठीक है। तुम्हें एम्प्लॉय को वॉलेंटरली करना है वो कर सकता है, बट 10% एम्प्लॉय, 10% एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय कैन इंक्रीज वॉलेंटरली, ठीक है ना बात। फिर जो सिक इंडस्ट्रीज है, बाय BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह आपने सुना होगा, करेक्ट है। जो सिक इंडस्ट्रीज के लिए रिवैम्पिंग प्लान बनाते हैं, करते हैं, वो ऑलरेडी सिक इंडस्ट्री है, उनको हम प्रेशर नहीं करेंगे, 10% का रेट है, उनको एग्जाम किया है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पर लॉसेज ही नेटवर्थ, जितना कंपनी में नेटवर्थ है, नेटवर्थ, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर, दैट इज नेटवर्थ, मतलब ओनर्स मनी। और एक एग्जांपल हो, आप बैठो आपके घर पे एक दिन, आप क्या करो, अभी तो आप बच्चे हो, बट एग्जांपल है, आप लिखोगे मेरे नाम पे ये एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, एफडीज है, टोटल मानो, माइनस मेरे पर कितना लाइबिलिटी है, तो मेरा नेटवर्थ कितना है, मतलब मैं आज खुद का कितना अमाउंट का मालिक हूँ, दैट इज नेटवर्थ। तो जितना लॉस है, नेटवर्थ और लॉस, जितना लॉस हो गया है और जितना नेटवर्थ जितना है, सब 2 करोड़ का नेटवर्थ, 2 करोड़ का लॉस है, क्या कहाँ से चलेंगे? आज उनका पूरा वाइप ऑफ होगी पूरी मेहनत। उस केस में, उस केस में जहां पर लॉसेस इज इक्वल टू नेटवर्थ, उस केस में कंट्रीब्यूशन कैन बी 10% एंड सर्टन एस्टैब्लिशमेंट, नीचे जूट, बीडी, ब्रिक्स, कॉर, गोरगम फैक्ट्रीज, जूट, बीडी, ब्रिक्स, गोरगम फैक्ट्रीज एंड कॉयर, कॉयर जो होता है ना, जो हम ये नेस्ट वगैरह बनता है, ये सोफा वगैरह में फिलिंग करते हैं, तो ये सब इंडस्ट्रीज जो है, इन केस में 10% आपको रेट एप्लीकेबल है। रिपीट कर रहा मैं, जो BIFR के थ्रू सिक इंडस्ट्रीज है, जहां पर 20 से कम एम्प्लॉयज है, वॉलंटरली करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ लॉसेस इज इक्वल टू और एक्सीडिंग द नेटवर्थ, नेटवर्थ जितना ओनर्स मनी जितना लॉस ही हो गया, पूरा वाइप ऑफ हो गया, और एनी एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा लाइक ब्रिक्स, ठीक है ना बात, या कॉयर, या सिमिलर जूट, बीडी, गोरगम फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सबको बेसिकली क्या फॉलो करना है? 10% का रेट फॉलो करना है, ठीक है ना बात। यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग दिस।
आई होप आपने लिख लिया होगा। विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि जो भी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय हुए उनका पेमेंट कैसे होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ने प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन किया है, मैंने आपको ये मैको लिमिटेड, रामलाल एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 100 एम्प्लॉय के मजदूर लोग काम करते हैं, तो ना ब्रिक्स बनाते हैं, फाइलिंग करते हैं, गवंडी भी बोलते एक वर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना कि मैंने रामलाल को बोला कि तेरे 100 एम्प्लॉय ला और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा, मुझे 6 महीने में बिल्डिंग तैयार चाहिए, मैको लिमिटेड। तो मैंने एम्प्लॉयज आर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तो रामलाल ने अगर खुद ने पीएफ रजिस्ट्रेशन किया है, पीएफ रजिस्ट्रेशन किया है, उस केस में समझना कि रामलाल खुद ही उनके सैलरी से कट करके पीएफ जमा करे। बट अगर रामलाल के पास ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तब उस केस में मेरा काम है, मैको लिमिटेड का काम है उनके सैलरी से कट करके पीएफ जमा करना। रिपीट कर रहा मैं, कॉन्ट्रैक्टर ने पीएफ रजिस्ट्रेशन लिया है तो कॉन्ट्रैक्टर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है सैलरी में से पीएफ कट करके डिपॉजिट करना। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास पीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो ओरिजिनल एम्प्लॉयर है या जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयर है या जो मेन एम्प्लॉयर है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पीएफ का पैसा कट करके गवर्नमेंट के पास जमा करने के लिए। देखो ये स्लाइड है, contractor has taken separate employee provident fund code number registration number. A contractor has not taken separate employee provident fund EPF code number. अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर ने पीएफ लिया है, he may deposit such contribution directly to EPFO office, employee provident fund office. Contractor shall recover the contribution and pay to the principal employer. principal employer जाकर देगा, ठीक है बात। ये एक छोटा स्लाइड है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय ने एस्टैब्लिशमेंट लीव कर दिया, मैको लिमिटेड में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उसमें से 10 एम्प्लॉय छोड़कर एमको लिमिटेड में शिफ्ट हो गए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका जितना भी पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट है वो एमको लिमिटेड को हैंड ओवर करे और एमको लिमिटेड उनकी पीएफ का पैसा फर्दर कंटिन्यू करे। मैको लिमिटेड के अंदर 10 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, वो 10 एम्प्लॉय का अभी तक जितना पीएफ का पैसा क्रेडिट पर है उतना पैसा मैं वो अकाउंट शिफ्ट कर दो, एमको लिमिटेड को दो और अब एमको लिमिटेड वो कंप्लायंस कंटिन्यू करे। देखो यहाँ पे लिखा है, it is the duty of employer to transfer the accumulations to the credit of such employee account in which he is re-employed। जहां पर वो एम्प्लॉय हुआ है वहां पर उसका पूरा अकाउंट ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट पैसा पूरा ट्रांसफर कर दो। नो रिक्वायर रिटर्न टू सबमिट रिटर्न्स वाया फॉर्म दिस, ठीक है, दिस जस्ट इंफॉर्मेटिव है। और अगर मैंने पीएफ के पैसे को जमा करने में देरी कर दी, मुझे डिफॉल्ट के केस में डिलेड इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। 2 महीने तक डिलेड है तो 5%, 2 से 4 महीने डिले हो रहा है तो 10%, जैसे जैसे डिले 4 से 6 महीना में डिले कर रहा हूँ पीएफ का पैसा जमा करने के लिए 15%, और 6 महीने से ज्यादा हो गया तो 25%, 25% पर एनम मुझे देना पड़ेगा। 2 महीने तक डिले हो रहा है तो 5, 2 से 4 महीने डिले हो रहा है तो 10, 4 से 6 महीने डिले हो रहा है तो 15%, और 6 महीने से ज्यादा हो गया तो 25% आई नीड टू पे एज पेनल्टी। तो मैं आपको एक एक करके स्लाइड आपको लिखने लगा रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, 2-2 मिनट अपने आप एंटर होगा ये और अगला स्लाइड आएगा।
आई होप आपने ये स्लाइड लिख लिया पेनल्टी का, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिखोगे। अब मैं अगले एक्ट पर आ रहा हूँ, दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 से। इंडिया में बोनस एक बहुत मतलब दिल से लोग लगाते हैं। दिवाली बोनस, सम बोनस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अरे यार, आज कंपनी ग्रो कर रही है तो आज उसमें थोड़ा बहुत हक हर एम्प्लॉय का है। आज उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन, आज उनका एफर्ट्स, डेडिकेशन, आज उसके चक्कर में आज कंपनी ग्रो कर पा रही है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो आज थोड़ा तो एक मोटिवेशन फॉर्म में बोनस का हक होता है। अब होता क्या था कि पहले बोनस कुछ कंपनीज खुद होके दे देती, बट यार कुछ कंपनीज देती ही नहीं थी। कुछ कंपनीज खुद होके अपने एम्प्लॉयज को बोनस देते कि भाई बढ़िया काम हुआ साल भर, ये पैसा इतना इंसेंटिव या बोनस के फॉर्म में ले लो। बट कुछ कंपनीज नेवर दे डिड। तो अब यहाँ पर लॉ ने बोला लेट्स मेक इट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी। हर कंपनी को बोनस देना ही चाहिए। और उन्होंने ये पास किया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जो बेसिकली किन को अप्लाई होता है, जहां पर भी जो फैक्ट्रीज है, जो हमने फैक्ट्रीज का डेफिनेशन देखा, 10 और मोर विद द aid of power, 20 or more without the aid of power, where manufacturing process is undertaken. So, which is a factory as defined in Factories Act 1948, any premises or precincts wherein 10 or more employees are there with the aid of power, 20 or more without the aid of power, ठीक है ना बात, on any one day during the preceding 12 months, ठीक है ना बात। ये हमने कल वाले सेशन में देखा था या प्रीवियस सेशन में देखा था। इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन एंड एनी एस्टैब्लिशमेंट वेयर देयर इज 20 और मोर, फैक्ट्री नहीं भी है बट जहां पर भी 20 से ज्यादा लोग हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी कर रहे हैं बट 20 या ज्यादा हुए, तो उस केस में आपको ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक नीड, व्हाट इज द बेसिक थिंग, ठीक है ना बात। कौन लोग एलिजिबल है बोनस के लिए? जिनका सैलरी 21,000 से कम है उनको बोनस का हक है। जिनका सैलरी 21,000 पर मंथ से कम है उनका बोनस का हक है। और जिन लोगों ने साल भर में भी 30 डेज तो मिनिमम काम किया है, वो आया था, वो उसने 2 महीना काम करा, भले जॉब छोड़े, तो वो लोग को भी बोनस का हक है। साल भर में भी मिनिमम 30 डेज तो काम किया है और 21,000 से सैलरी कम है, उनको बोनस का हक है। बट कैलकुलेशन बोनस जैसे 10% इंटू, जब भी कैलकुलेट करते समय सैलरी का स्लैब कितना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो 3,000 इंटू 10%। एग्जाम्पल, मैं 4,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 4,000 इंटू 10%। 5,000 महीना कमाता हूँ, 5,000 इंटू 10%। 10% एग्जाम्पल है। 6,000 कमाता हूँ इंटू 10%। 7,000 कमाता हूँ इंटू 10। 8,000 कमाता हूँ, 7,000 इंटू 10%। 9,000 कमाता हूँ, 7,000 इंटू 10%। 15,000 कमाता हूँ, 7,000 इंटू 10%। 18,000 कमाता हूँ, 7,000 इंटू 10%। जब कैलकुलेट कर रहे हो आपका सीलिंग, सैलरी का सीलिंग 7,000 ही रहेगा। मतलब क्या सर? जो एम्प्लॉयज की सैलरी 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000, 5,000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21,000 तक है, वो सबको बोनस का है। जिनकी सैलरी 22,000 है तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आते नहीं। फिर 25,000 कंपनी खुद होके देना चाह रहा, वो बात अलग है। 30,000 है पर नहीं, जिनकी सैलरी 21,000 तक है या कम है उनको बोनस मिलेगा। बट भले 21,000 है, कैलकुलेशन में 7,000 की सीलिंग लेंगे। भले 20,000 है, 7,000 ही लेंगे। भले 15, 7,000 इंटू बोनस रेट, 10,000 इंटू बोनस रेट, 10,000 सैलरी है सॉरी, तो 7,000 इंटू बोनस रेट मीन्स at the time of calculation the ceiling is 7,000. Earlier the ceiling was 3,500.
अर्लियर 21,000 की जगह पर द स्लैब वॉज 10,000, कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है उनको बोनस, बट ये अभी अमेंड होकर कितना हो गया 21,000 और सीलिंग हो गया 7,000। इन शॉर्ट 21,000 के नीचे जिनकी सैलरी है सबको बोनस मिलेगा, बट मैक्सिमम कैलकुलेशन के टाइम पर जब आप सैलरी लोगे तो 7,000 ही लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है बात। उसके बाद आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेमेंट कब तक, कैसे, क्या, कितना रेट है, कब तक पे करना है, कैसे। सबसे पहले बोनस का मिनिमम रेट है 8.33%, भले कंपनी में लॉस हो या प्रॉफिट हो 8.33% ऑफ सैलरी देना पड़ेगा। मैक्सिमम है 20%, बट मिनिमम 8.33 तो देना ही पड़ेगा, ये क्लियर कट है। उसके बाद कब तक देना है, डेडलाइन दे दिया। अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही 8 मंथ्स में के अंदर कभी भी दे दो। अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही 8 मंथ्स में आपको देना पड़ेगा। सब मतलब कैसे, ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर टैक्स में आपने पढ़ा दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक आपको बोनस देना पड़ेगा। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का बोनस नवंबर तक देना चलेगा, सिंपल बात है। और यू कैन बेसिकली एडजस्ट द अदर बोनस, पूजा बोनस, ये बोनस, छोटा मोटा बीच में बोनस आपने दिया रहेगा, ले 1,000 रुपये बढ़िया, ये ले आपने जो भी बीच में कस्टमरी बोनस दे दिया होगा कि भाई कंपनी में हम दशहरे पे पूजा करते हैं तो सबको हमारा 500 रुपये देने का धर्म है, वो 500 रुपये आपने तब दिया। अब बाय लॉ आपको टोटल ईयर एंड पे बोनस देना है, उसमें 500 रुपये माइनस कर सकते हो। यू आर अलाउड टू एडजस्ट दी अदर बोनसेस, वेरी क्लियर, ठीक है ना बात। अब एक स्लाइड है जिसमें फॉर्म्स दिए, वो हम एंड पे आता है, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, एप्लीकेबिलिटी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स, देन मिनिमम नंबर ऑफ डेज 30 डेज तो उसने काम किया है, करेक्ट है। सैलरी मैक्सिमम 21,000 तक की है, और कैलकुलेशन के लिए सीलिंग 7,000 है। कितना रेट ऑफ बोनस है 8.33%, मैक्सिमम 20%। टाइम लिमिट ईयर एंड होते ही 8 मंथ्स में आपको बोनस देना है। और आपने बीच में कोई भी आपके जैसे फैक्ट्रीज में कस्टमरी बोनस होता है, हम एवरी दशहरे पर सबको पैसा बांट रहे हैं, वो सब माइनस आप कर सकते हो। फॉर्म्स अलग अलग है, फॉर्म ए बी सी डी, यहाँ पर 4 ही फॉर्म है इसलिए मैंने डाल दिया, बट 15 फॉर्म नहीं लर्न करना है। फॉर्म ए अलोकेबल सरप्लस, ये जब पूरा आप बोनस एक्ट पढ़ोगे ना उसमें अलोकेबल सरप्लस बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि मिनिमम बोनस मैक्सिमम बोनस देना चाह रहे हैं ऊपर, तो आपके पास एक सरप्लस अमाउंट अलोकेबल सरप्लस होना चाहिए, तो वो उसके लिए कैलकुलेशन का फॉर्म ए है। सेट ऑफ एंड सेट ऑन अलोकेबल सरप्लस, ये सब आपको नहीं पढ़ाया है, ये सब प्रॉपर लेबर लॉ जब पढ़ते हैं पहले पुराने पोर्शंस में, जब ये आईएलजीएल में होता था, ठीक है ना बात। फॉर्म सी शोइंग बोनस इज ड्यू एंड एक्चुअली पेड, या ड्यू एंड हमने पे कर दिया, उसका पूरा रिकॉर्ड है। एंड फॉर्म डी इज अबाउट एनुअल रिटर्न्स, इज अबाउट एनुअल रिटर्न्स। तो मैं आपको ये स्लाइड लिखना है, स्टार्ट राइटिंग दिस।
ओके, तो वी हैव डन विद 3 एक्ट्स। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने आज के दिन पे आज के सेशन में 3 एक्ट्स, छोटे एक्ट्स कंप्लीट किए। डिटेल में नहीं है आप लोग को, ठीक है। आई जस्ट गो बैक, देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 एंड बेसिकली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ऐसा करते हुए हम एक्ट्स कंप्लीट करेंगे। आई वांट यू टू राइट डाउन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो मैंने तब लिखवाया नहीं, आप रिवाइंड करके आप देखोगे। तो विल डन फॉर द डे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।